नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अजैन, 24/7 देख रहे हैं आप। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में बजट संवाद पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और पर्यटन के कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने सभी के सुझाव को सुना और कहा कि इससे उत्तराखंड का दशक बनने में मदद मिलेगी। राज्य के समग्र विकास में अभिनव पहल के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सुझाव पर भी सरकार कार्य कर रही है। होम स्टे योजना भी ग्रामीण आर्थिकी और स्वरोजगार के माध्यम बन रहे हैं। वे स्वयं जिलों के भ्रमण के दौरान होम स्टे में निवास कर रहे हैं। सीएम ने कहा, प्रदेश का हर क्षेत्र एक डेस्टिनेशन है। हम अपनी इन समृद्ध विरासतों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे स्वरोजगार को रोजगार देने को आंदोलन बनाना होगा। साथ ही प्रदेश के विकास में नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट से पूर्व विशेषज्ञों से सुझाव के लिए बीते वर्ष भी संवाद किया गया था। सुझाव को बजट का हिस्सा बनाने के प्रयास किए जाएंगे। के सुझावों को ग्रहण करने और इन सुझावों के आधार पर संकल्प लेने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए और बहुत अच्छा लगा। और अच्छा ये होता कि ये कम से कम जो है हमारा 4-5 घंटे का सत्र चलता है। और इसमें क्या है कि बीच में अब होली का त्योहार भी आ गया और उसके बाद सत्र भी है। उसके बावजूद भी आप सब लोगों ने जो भी सुझाव दिए हैं, मैं कहूंगा कि गागर में सागर भरने का काम आपने किया है। कम शब्दों में भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ से दिए हैं। इसलिए मैं कोई यहाँ से भाषण नहीं दूंगा, बस इतना ही कह सकता हूं कि आप लोगों के सुझावों को अमल में लाकर जो भी प्रदेश हित में कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों को हम करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार करेगी। प्रदेश की उन्नति हो, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाना हो, तो ये केवल अकेले सरकार नहीं कर सकती है। अभी बहुत अच्छी बात यहां से लोगों ने करी कि ये रोजगार की बात मधु जी कर रही थी, रोजगार की बात। और रोजगार वास्तव में जो सरकारी रोजगार है वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम सबको रोजगार दे पाए, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से आप सब लोगों के जो सुझाव आए हैं, स्वरोजगार के माध्यम से हम इसको रोजगार का आंदोलन बना सकते हैं। हम रोजगार देने का आंदोलन बना सकते हैं। जो भी सुझाव हमारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से आए हैं उनको हमने पहले से ही समाहित किया है। ये अच्छी बात है कि हमारे बजट में हम लोगों ने सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कृषि से संबंधित होंगे, व्यापार से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे। तो मैं अभी बजट के अधिकारी के साथ बैठा था, तो मैं देख रहा था कि लगभग सारे प्रस्ताव उनके पहले से हमें जो है हम लोगों ने उन्हें जोड़ा है। और फिर भी कोई ऐसे होंगे प्रस्ताव तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार हमारी, आप जानते हैं कि 2025 को फोकस करके काम कर रही है और बजट भी उसी अनुरूप हम पेश करेंगे। तो सेवक सदन में बजट संवाद पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और पर्यटन के कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुखिया के सामने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बावजूद कई सवाल है जो विपक्ष करता आ रहा है और कर भी रहा है। इन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता मनोज इस्टवाल वरिष्ठ पत्रकार, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है चैनल में। सबसे पहले हम राजेंद्र बिष्ट जी के पास चलते हैं। राजेंद्र भाई, सवाल ये है कि देखिए, बजट से पहले बहुत कम ऐसा देखा गया है कि बजट से पहले इस तरह का संवाद किया जा रहा है और लोगों की बातें सुनी जा रही हैं कि भाई आप बताइए कैसे हम बजट से पहले, जैसे बागवानी हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, इसमें हम और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। ये एक अच्छी पहल की गई है। मनीष जी, जहाँ तक बजट की बात है, पिछली बार उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, धामी सरकार ने मतलब पिछली बार भी हल्द्वानी में और देहरादून में बजट से पहले लोगों को बुलाया था।
विभिन्न जो है संस्थाओं से और व्यापारिक संस्थाओं से और काफी जो है अलग अलग जो है मतलब विशेषज्ञों को बुलाया था मुख्य सदन सेवक ने, और वहाँ पे ये बातें डिस्कस हुई कि बजट में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या उनके सजेशन हैं। तो ये दूसरी बार है जब इस तरह का जो है मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारे पास पूर्णकालिक वित्त मंत्री मिले हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके सानिध्य में ये सब चीज हो रहा है। पिछले साल हमने देखा कि बजट में बहुत सारी चीजें जो है, जब बजट आया था उसमें बहुत सारी चीजों को जो है अलग तरीके से रखा गया था। इस बार भी मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में सरकार जो है बजट को लेकर बहुत संगीन है और वो बहुत सारा ऐसा काम करना चाह रही है कि जिससे जो है गवर्नमेंट को जो है एक जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो बढ़े और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से जो है आगे बढ़े, किस तरह से यहाँ का जीएसडीपी जो है 6%, 6.5% से लेकर आगे बढ़े। लेकिन अल्टीमेटली जैसे जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें बजट को मतलब हमें डबल करना है तीन सालों में या 4 सालों में 2026 तक जो है बजट का जो हमारा जो प्रावधान है वो डबल होना चाहिए। जो करीबन 75,000 करोड़ का बजट है वो करीबन 1,40,000 से 1,50,000 करोड़ का होना चाहिए। तो उसके लिए जो जिस तरह से ग्रोथ हमें चाहिए बजट में वो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कम से कम 12% की जो है जीडीपी ग्रोथ से हमें बढ़ना पड़ेगा स्टेट में जीएसडीपी से। तो उस बात को अगर हम प्रावधान को देखे चले तो उसमें 3 मुख्य कारण है। पहला ये है कि हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा जो है हमारा जितना भी जो है हमारे रेवेन्यू आता है या कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है या से जो हमारी स्कीम्स हैं वो आगे जाती हैं, या हमें जो डेट लेना पड़ता है जो बहुत ज्यादा है, इसमें करीबन 80 से 90 हजार करोड़ का जो डेट हमारे ऊपर है उसको कैसे हम रिड्यूस करें। और वो जो सारा पैसा है करीबन 30 to 40% जो पैसा जो है हमारा सैलरीज में जाता है, तो उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और मैं पिछले साल से मैं भी उस मीटिंग में शामिल था लास्ट ईयर, तो मैंने जो बात कही थी कि अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, अपने ग्रोथ देना चाहते हैं, तो हमें फोकस करना पड़ेगा टैक्सेस पे। और टैक्सेस जो अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसे हम जीएसटी कहते हैं या एसजीएसटी या सीजीएसटी है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उसका एक ही चीज है कि हम उत्तराखंड की जो जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें हम किस पे फोकस कर सकते हैं। तो हम सर्विस सेक्टर पे अगर फोकस करें तो हमें इमीडिएट रेवेन्यू मिल सकता है। तो उस पे बात करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं है क्योंकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं, इकोलॉजिकल क्लियरेंस होना चाहिए, उस पे हम कम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर भी जो है ठीक ठाक है, बट एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, हम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार बहुत ही जो है इस समय देख रही है कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, किस तरह बजट में जो है हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी और उत्तराखंड सरकार में किस तरह से आगे आने वाले टाइम में। ठीक है शीशपाल सिंह जी, सरकार बड़ी संजीदा है बजट को लेकर। देखिए बातचीत भी हो रही है, संवाद किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई बताइए क्या चीज़ होना चाहिए, और अगर आपके जो सुझाव हैं अगर हमारे काम आते हैं तो ये बढ़िया है, उत्तराखंड वासियों के लिए बढ़िया है, एक अच्छी पहल की जा रही है। मनीष जी, सरकार की ओर से केवल खाना पूर्ति की जा रही है। ये पिछली बार भी सरकार ने इस प्रकार का सिगुपा छोड़ा था, आप पूछ लिए जी कि उसका क्या रिजल्ट रहा। तो और अगर आप सुझाव लेना ही चाहते हैं तो आपने क्या विपक्ष के विधायकों को बुला करके सुझाव लिए, या विपक्ष की पार्टी के पदाधिकारियों को बुला के आपने सुझाव लिए, या पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुला करके सुझाव लिए? देखिए, अगर आप केवल खाना पूर्ति के लिए काम करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा मनीष जी। और पिछली बार आप देख चुके हैं कि प्रदेश के अंदर आप बताइए कि जो प्रदेश की जनता चाहती थी कि उद्योग पहाड़ पे चढ़े, क्या वो उद्योग पहाड़ चढ़ाने में सरकार सफल हुई? क्या उत्तराखंड में कृषि बागवानी के क्षेत्र में जो आशातीत विकास होना चाहिए था, क्या वो विकास हुआ? क्या पहाड़ से पलायन रुका? तो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। सरकार केवल बात करती है सुझाव लेने की और खाना पूर्ति के लिए सुझाव लेती भी है, लेकिन गंभीरता से
उन पर आगे नहीं बढ़ती है और काम नहीं करती है, और उसका जो अपना राजनीतिक और पॉलिटिकल एजेंडा है केवल उसी पर काम करती है। सरकार को केवल सरकार के नजरिए से जब काम करना शुरू करेगी तब रिजल्ट आएंगे, लेकिन आप जब राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करेंगे, राजनीतिक लाभ के लिए, दल हित के लिए काम करेंगे, तो ये रिजल्ट नहीं आएंगे। और अभी क्योंकि मेरे बड़े भाई राजेंद्र बीच जी यहाँ पर तमाम जो है आर्थिक आंकड़े रख रहे थे, इन्होंने कहा कि इन्होंने पिछली बार भी सरकार को सुझाव दिए थे, इस बार भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए होंगे, लेकिन अगर उन सुझावों पर सरकार के एक्शन की बात है तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती और सरकार केवल जो उसका एक दृष्टिकोण है उसी पर आगे बढ़ती है। इसी कारण जो है वो समुचित विकास, अपेक्षित विकास उत्तराखंड में दिखाई नहीं दे रहा है, और जो चालू बजट का घाटा है वो भी कम नहीं हो रहा, उसपे सरकार का नियंत्रण नहीं है, और राज्य पर जो है कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, और प्रति व्यक्ति जो कर्ज का आंकड़ा है वो भी जो है बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। तो सरकार को इन चीजों पर गंभीरता से विचार करना होगा, और केवल होम स्टे योजना के बारे में जो सरकार लगातार बात कर रही है, वो आप देखेंगे जो शहरों के आसपास के क्षेत्र है उन वहीं पर चल रहे हैं, दूर दराज में तो होम स्टे भी काम नहीं कर रहे हैं, और जिन नौजवानों ने उत्साह के साथ होम स्टे का काम शुरू किया तो वो लगातार साल 2 साल देखने के बंद करके अपना फिर वापिस से पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? सरकार को इस बारे में भी समीक्षा करनी चाहिए, और सरकार सुझाव लेकर करेगी क्या? मनीष जी, आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने अभी पौड़ी लोकसभा की समीक्षा बैठक की, उसमें बद्रीनाथ के जो है कांग्रेस के विधायक को नहीं बुलाया समीक्षा बैठक में। आज अल्मोड़ा की समीक्षा बैठक की, उसमें कांग्रेस के किसी भी विधायक को नहीं बुलाया। तो आप अगर इस प्रकार के राजनीतिक भेदभाव से, दृष्टिकोण से काम करेंगे तो आप कैसे एक लोकतांत्रिक परंपरा को, परिपाटी को आगे बढ़ा पाएंगे, और कैसे आप राज्य का समुचित विकास कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो जाता है। आपके सवालों का जवाब भी लेंगे, राजनीति से ऊपर उठ करके राज्य के विकास के लिए, सवालों का जवाब भी लेंगे शिषपाल जी। ठीक है, रविंद्र कुमार से अमृत भाई, सवाल ये है कि अभी जैसा कि शिषपाल भाई कह रहे हैं कि जो ये पूरा सब दिख रहा है, ये सब सिर्फ छलावा है, दिखावा है, और सरकार नहीं सुनती है किसी की। अगर पिछली बार भी इस तरह का हुआ था लेकिन सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी। अगर सरकार को सुननी नहीं है तो फिर वो क्यों कर रही है? अगर नहीं भी करेगी तो भी कोई फर्क थोड़ा ना पड़ने वाला है इससे सरकार को। वो तो बजट उसका जो बना है वो तो बना है। ये अगर कर रही है तो कुछ ना कुछ तो सोच कर किया जा रहा होगा ना इसमें। निश्चित तौर पर जब सरकार, कोई भी सरकार आती है तो वो एक कार्य योजना तैयार करती है और उस पर काम करना शुरू करती है। और विपक्ष के आरोप नहीं है, मैं कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको कि 2017 में जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई और सरकार ने तय किया कि हम 2022 तक प्रत्येक काश्तकार की आमदनी को दुगुना कर देंगे, लक्ष्य रखा 5 साल का। हम 2023 में हैं। तो अब बताइए कि क्या वो लक्ष्य की पूर्ति हुई? क्या किसानों की आमदनी दुगुनी हुई? ये मैं खेती की बात कर रहा हूँ। इसी से आप बागवानी से जोड़ ले, इसी को आप बागवानी से जोड़। इसी बीच में दुर्भाग्य से कोविड का काल आया। कोविड के काल में बहुत सारा बजट इस बात को लेकर के रखा गया कि किसी तरीके से जो उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या थी, तो कोविड की उस आपदा में इसको अवसर के रूप में देखा गया कि एक पहला ऐसा अवसर आया है जब हम बाहर से जितने भी लोग पलायन कर गए थे वो अपने गांव लौटे हैं, नौजवान वापस आया है, तो उसको यहाँ पर रोका जाए। और सरकार का ये कहना था कि हम उनको रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं बना रहे हैं, जैसे होम स्टे भी, होम स्टे को बढ़ावा देना भी उसमें शामिल था, और पहाड़ों में बागवानी के कार्य भी उसमें शामिल थे। तो सरकार ने अपनी योजना पर कितना काम किया होगा आप बताइए कि पिछले 2020-21 की में जब कोविड का काल था और जितने लोग वापस आए, तो क्या 5% लोगों को भी क्या सरकार यहाँ पर रोक पाई उत्तराखंड के अपने गांवों में जहाँ पर वो आए थे? तो आप देखेंगे कि अगर पलायन में राजेंद्र भाई बैठे हैं, वो इस बात को अभी जब आप पूछेंगे तो क्लियर करेंगे। तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग आए थे, हम 1% 2% लोगों को भी यहाँ पर नहीं रोक पाए। तो बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कोई आरोप नहीं है, ये आंकड़े हैं, ये साबित बात है कि बिल्कुल जो है जिन चीज़ों का लक्ष्य तय कर रही है उनमें फेल है। फेल क्यों है? मैं फिर कहता हूँ कि हो सकता है कि सरकार की सोच अच्छी हो, लेकिन फेल क्यों है? क्योंकि जिस सिस्टम के साथ वो काम कर रहे हैं
वो सिस्टम पर उनका बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। कंट्रोल नहीं। मुख्यमंत्री का बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, उनके मंत्रियों का नियंत्रण नहीं है। मंत्री गण जो हैं वो मुख्यमंत्री के पास कभी जनहित का काम लेकर के नहीं जाते। वो मुख्यमंत्री के पास ये कहने जाते हैं कि साहब मेरे महकमे का सचिव मेरा फोन नहीं उठाता, फलाने डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वो मेरा फोन नहीं उठाता, आप कह देंगे तो मेरा फोन उठाना शुरू कर दे। तो ये यहाँ ये स्थिति हो गई है इस प्रदेश में कि नौकरशाही हावी है। इनको ये कोई योजना बनाते भी तो उस योजना को अमल में लाया नहीं जाता, और ये जिस प्लान पर काम कर रहे हैं, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2015-16 में, तो हरीश रावत इन्हीं चीजों को लेकर के तो आगे आ रहे थे, लेकिन दोनों ही सरकारें इसमें विफल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रविंद्र भाई एक एक करके जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, आज का जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत अच्छा विषय है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 2 सालों से 2 बार इसे मैंने 2 बार देख चुका हूँ इस तरीके का कि जब भी कोई जो है लोगों के हित में कोई काम होता है तो उसके लिए लोगों से जो ऐसे हमारे समाज में लोग हैं उनसे उनकी राय ली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीजें जो है, कई सारी आइडियाज नए आ जाते हैं समाज से ही निकल के। देखिए, मैं आपकी बहस देख रहा था, हम सभी यहाँ पे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और अपनी अपनी पार्टी का हम रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। मैं एज ए उत्तराखंड का एक नागरिक हूँ और मैं सभी को भी ऐसा मानूंगा। आज हमारा जो डिबेट का वो था कि इसमें क्या सुझाव आने चाहिए। क्या कांग्रेस के मेरे साथी वक्ता ने कोई ऐसा सुझाव दिया कि देखिए यहाँ ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, इस चैनल के माध्यम से। मेरे साथी प्रवक्ता हमारे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने क्या आपको इस पे दिया? तो ये सारी चीजें जो आती है ना, इसका कारण कष्ट होता है कि जब ये कहते हैं कि देखो जी हमारे उस विधायक को नहीं बुलाया, हमारे पार्टी को नहीं बुलाया। आप जब सदन चल रहा होता है आपने हंगामा करना है, जब कोई विकास का कार्य होता है आपने उसमें नुक्ता चिन्ह निकालनी है। तो आपने करना क्या है? आप स्टूडियो में बैठ के तो कम से कम एज ए नागरिक, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप छोड़ दीजिए मैं पूरे प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, ठीक है, मैं अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं आज देहरादून में रहता हूँ। मैं देहरादून में रह के 4 चीजें बता सकता हूँ, मैंने बताई भी है सरकार को, कि हमारी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारे कर्जे को, इस प्रदेश को कैसे कम किया जा सकता है। क्या किसी ने बताया? हमारे देखिए पूरे प्रदेश में हमारे 3-4 प्रमुख सेक्टर हैं जिसके ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा वर्क है। हमारी जिले जो है लगभग 13 जिले हैं, उसमें से आप मान लीजिए 9 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पहाड़ के क्षेत्र के, जहां कृषि डिपेंडेड है। कृषि क्षेत्र हो गया, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, ये ऐसे हमारे प्रमुख जिले हैं जो थोड़े प्लेन में आते हैं, जहां हम इंडस्ट्री का या कोई और चीज का जो हम उपयोग कर सकते हैं एनवायरनमेंट से बचाते हुए। तो हम इसको लेके इसमें और क्या नई चीजें कर सकते हैं। जैसे मेरे देहरादून शहर में ही है, काफी सारा इलाका प्लेन का भी है, कुछ एक क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के भी है, कुछ एक गांव पहाड़ी क्षेत्रों में भी यहाँ लगते हैं, यही देहरादून जिले के अंदर। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पर्यटन है हमारे यहाँ, कृषि है, इंडस्ट्रीज है, पैकेजिंग है, और क्या साधनों में हम अपने प्रदेश की इनकम को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं या सरकार को सुझाव दे सकते हैं। ऐसे सुझावों की आज सरकार ने एक लोगों के बीच में अपनी चर्चा रखी, उसमें कुछ लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, कुछ एक नए जनरेशन ने नए आइडियाज दिए, लेकिन कांग्रेस हो या हमारे अन्य दल हो, वो सिर्फ विरोध करने के सिवाय, क्रिटिसिज्म करने के सिवाय, भ्रम फैलाने के मुझे नहीं लगता कुछ करते हैं। और ये दर्शक देख के कहीं ना कहीं मैं सही बता रहा हूं आपको मनीष जी, ये दर्शक, एज ए दर्शक मैं भी कभी डिबेट दूसरे चैनलों पे देखता हूं तो बड़ा बुरा लगता है मुझे भी कि हम जब डिबेट में बैठे हैं तो एक चर्चा पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिषपाल भाई आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, हम राजेंद्र बिष्ट जी के पास पहले चले जाते हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, सवाल ये है सर कि देखिए अभी बात हो रही है यहाँ पर, कर्जे को लेकर बात हो रही है कैसे, और बजट को लेकर बात हो रही है। लगता है संपर्क टूट गया राजेंद्र बिष्ट जी से। ठीक है, शिषपाल सिंह बिष्ट जी के पास आ रहे हैं भाई साहब। शिषपाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि विपक्ष सुझाव नहीं देता। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि सरकार सुझाव ले कहाँ रही है। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें किस लिए कर रहे हैं? समीक्षा बैठकें इसलिए कर रहे हैं कि विधायक जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रखे और ब्यूरोक्रेसी उस पर काम करे। लेकिन आप अगर विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाएंगे समीक्षा बैठकों में, सदन में, तो आप विपक्ष के विधायकों को सुनते नहीं। आज मैंने कहा कि अल्मोड़ा की समीक्षा बैठक में आपने विपक्ष के विधायकों आप को क्यों कैसी नहीं बात बुलाया? कर रहे हैं क्या शिषपाल आपके भाई? पीछे सदन भाग में के विपक्ष दौड़ की के नहीं सुझाव सुनता या देंगे? विपक्ष क्या सदन को चलना ही नहीं लोकतांत्रिक देता? तरीके से आप समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, नहीं, उसमें आप देखिए, विपक्ष के पूरे विधायकों से दूरी बना रहे चाहे हैं। लोकसभा आप हो एक चाहे सप्ताह का विधानसभा, विधानसभा देश सत्र भर बुलाते में हैं, जहां 2 जहां दिन में विपक्ष पैकअप में करके भाग जाते हैं। तो भारतीय विपक्ष जनता आपको पार्टी सुझाव सत्ता कहां में और देगा? विपक्ष आप में आप अन्य ये दल है, समझते हैं कि जब आप उन्होंने चुने हुए सिवाय विधायकों की हल्ला नहीं सुनते, मचाने के, तो टीवी समय डिबेट में वेस्ट दिए गए करने के, सुझाव पर लोगों सरकार के अमल हित की करेगी। बात नहीं और करी अगर सरकार और इतनी जल्द मुद्दों सुझाव पे पर ध्यान भटकाने का काम करने देखिए, वाली आप होती, भी तो इतनी देर बेटी से अंकिता भंडारी के मामले में पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। प्रदेश की मातृशक्ति कह रही कि वीआईपी का नाम उजागर करो, क्यों नहीं देखिए आगे सरकार ना, उजागर देखिए करती? ये प्रदेश की जैसी जनता किसी कह पे रही कि बेटी अंकिता जहां कहीं भंडारी के उलझते मामले हैं में ये सीबीआई दूसरी जांच जगह बिठाओ, कूद जाते क्यों हैं। नहीं सीबीआई जांच की अरे मांग भाई, मानती? बेरोजगार लगातार डंडों से हमारी पीटे जा बहन रहे हो, कह रहे अंकिता कि सीबीआई भंडारी जांच को बिठाइए। लेके एक सरकार बड़ी लंबी सीबीआई चर्चा जांच हुई क्यों है, नहीं मानती? बहुत सारे तो सवाल कहां खड़े सुझाव किए पर गए। काम करने वाली लेकिन सरकार है? आप जब अगर आज ये जनता एक के सुझाव विकास को के गंभीरता पथ से पे जब लेने बात वाली चल होती, रही है, तो कुछ जनता नए को, सुझाव को बेरोजगारों को लेके बात सड़क चल पर रही उतर के है, आंदोलन क्यों करना पड़ता है? उत्तराखंड का रविंद्र जी, कैसे और आप तेजी से का विकास हो उसको लेके असली बात चल रही चेहरा है। दूसरा आप है। बात चले आपके जाते हैं हाथी और के कहीं दांत दिखाने की कुछ और खाने के कुछ वाली कहावत है। आपके चेहरे से नकाब उतर चुका ठीक है। है। आप जितना जनता से सुझाव की बात करके नोटंकी कर रहे हैं, इससे बढ़िया जो आंदोलन हो रहे हैं, जो लगातार जनता आवाज उठा रही है, उन सुझावों पर काम क्यों नहीं करते भाई? आप क्यों जो है तानाशाह ये रवैया अपनाए हुए हैं? क्यों लोकतंत्र और संविधान को कुचलने पे तुले हुए हैं? आपसे तो लोगों ने अब उम्मीदें छोड़ दी कि आप लोग जनता की आवाज को सुनते हैं या उनके सुझावों पर काम करते हैं। आप तो हमारे बेटों को, बेटियों को रात को 2 बजे पीटने का काम करते हैं। अरे आपकी भाई, पुलिस ताजा उस पे अभी माफी मांगने तक का अभी आपके अंदर इस साहस नहीं है आज देश तक। के आपके 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक लाठीचार्ज 3 के लिए खेत स्टेटों जता में चुके भारतीय हैं, जनता माफी मांग पार्टी चुके को हैं। क्या प्रचंड प्रदेश के बहुमत दिया है। मुख्यमंत्री इस देश इतने के बड़े 3 तानाशाह हैं कि स्टेटों में उनको आप माफी कह रहे उचित हैं नहीं कि लगती भारतीय है? जनता किसी पार्टी भी का डीएमएसपी पर नहीं, देखिए, देहरादून की आप अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। कौन है उस लाठीचार्ज के लिए ठीक है, जिम्मेदार? ठीक है, तो ठीक आप है। बताइए, आपका ठीक है चेहरा सब, यही बेनकाब ठीक हो है जाता है शिषपाल कि भाई, आप सुझाव आपके लेंगे सवालों का और जवाब भी सुझाव पर लेंगे, काम करेंगे। आपके तो पास देखिए, आएंगे भी। मैं 1 मिनट, ठीक है। अमरेंद्र भाई, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को सुझाव देने का काम करना चाहिए, चाहे टीवी चैनल पर देना चाहिए, चाहे कहीं भी किसी भी मंच पर देना चाहिए। तो विपक्ष सुझाव तो तब देगा जब उनको अवसर देंगे। अभी अभी आप देख लीजिए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो जब आप अपने ही पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों को वहाँ बुलाएंगे, अपने ही संगठन के लोगों को वहाँ बुलाएंगे, और जो विपक्ष के लोग हैं, जैसा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन और मैं इस बात को पुष्ट भी नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार इतनी उदंड हो जाएगी जैसा कि शिषपाल भाई ने आरोप लगाया कि अल्मोड़ा की समीक्षा बैठक में वहाँ के उनकी पार्टी के विधायक को नहीं बुलाया। और अगर ये बात सही है तो आप समझ जाइए कि विपक्ष के सुनना ही नहीं चाहते। अरे विपक्ष के नेताओं की मत सुनिए, लेकिन अल्मोड़ा या बद्रीनाथ या जो कांग्रेस या लौट कर आते हैं पर आपके पास, लौट के आते हैं, वहाँ लौट के आते हैं। चर्चा में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल न्यूज़। उन्होंने बात की कि भाई कुछ बेहतर हो सके। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाई सभी संगठनों को तो बुलाया गया, हमें नहीं बुलाया जा रहा है। अब इसी को लेकर सवाल भी हो रहा है कि भाई महंगाई बढ़ी है, ऊपर से कर्ज बढ़ रहा है उत्तराखंड में, उस कर्ज को कैसे उतारा जाए। तो तमाम तरह के सवाल जो है विपक्ष खड़े कर रहे हैं। अमरिंदर जी, अपनी बात जल्दी से पूरी करें सर। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा था कि विपक्ष पर ये आरोप लगाना कि वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो सुझाव नहीं देते, तो सुझाव कहाँ से देंगे जब सरकार की तरफ से जो भी इस तरीके के जन सुनवाई के या सुझाव लेने के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो किसी को उसमें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। अच्छा होता अगर ये वास्तव में ये ईमानदार पहल मुख्यमंत्री जी की और सरकार की है तो विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाना चाहिए था, उनकी पार्टी के अध्यक्षों को बुलाया जाना चाहिए था, वहाँ के विधायकों को बुलाया जाना चाहिए था, पंचायतों से जुड़े लोगों को, वन पंचायतों से जुड़े लोगों को, सामाजिक जो लोग हैं, हर तबके के लोगों को बुलाते तो क्यों नहीं एक इसको अच्छा प्रयास कह सकते थे। लेकिन
इस बात पर यदि सवाल उठ रहे हैं तो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये इस तरीके उसमें साफ साफ ही अपने ही कार्यकर्ताओं को स्थान दे रहे हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, हमको इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि पिछले साल भी इस तरीके का काम सरकार ने किया था, तो अब आप उतार कर देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ पर जो है जो वित्त जो नियोजन को समझते हैं, जो वित्तीय व्यवस्था को समझते हैं, जो बजट को समझते हैं, जो समाज को समझते हैं, जो इन सारी चीज़ों पर बहुत गंभीर सुझाव लोगों ने दिए होंगे, लेकिन उस पर सरकार ने क्या काम किया? मैं तो दावे से भी कह रहा हूं कि 5 तारीख को ये जो सुझाव लेने का कार्यक्रम हो, भले ही ये दिखावा कर रहे हैं और उसके बाद इससे पहले ही जो है बजट सवाल यही है कि बजट दिखावा करने की सरकार को जरूरत क्या है? दिखावा करने की सरकार को ये जरूरत है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपसे पूछ करके कर रहे हैं, हम आपकी राय से बजट बना रहे हैं। अब आप बताइएगा, आप इसी कल की बैठक का कार्यवृत्त ले लीजिए, जो ये बैठक हमें दिख रही है, तो इस कार्यवृत्त को ले लीजिए और आने वाले बजट में पता कर लीजिए कि कौन कौन से सुझाव किस किस के शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मतलब ये दिखाना चाह रही है सरकार कि हम सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन करेंगे हम अपने मन की। अब दूसरी बात, अब जब विधायकों नहीं पूछ रहे हैं, जब उनके विधानसभा की समीक्षा बैठक में नहीं बुला रहे हैं, तो मतलब आम जनता को कैसे, मतलब सोच लीजिए ना। अमृत भाई, मैंने कई ऐसी समीक्षा बैठक देखी है, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे राजेंद्र भाई कह रहे हैं तो चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर, कई जगह मैंने देखी है ऐसी समीक्षा बैठक मैंने देखी है कि जब समीक्षा बैठक होती है तो वो लोग अपने ही दल के लोगों को बुलाकर बातें करते हैं और उसमें जो है विपक्ष को वहां पर तो बीजेपी विपक्ष है ना आपके दिल्ली में, वहां पर भी पीछे छोड़ दिया जाता है। तो सर ऐसा नहीं है, वो चीजें चलती आ रही हैं। अभी जैसे अभी जैसे शिषपाल भाई भी कह रहे थे, वहां उनके साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी क्षेत्र की, मान लिया जाए अल्मोड़ा की बैठक है, द्वारा हाट को विधानसभा का उसमें टर्न है और वहां के विधायक को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, तो वो सवाल राजस्थान का हो, सवाल दिल्ली का हो, सवाल देश के किसी भी राज्य का हो, ये आपत्तिजनक है। ये बात आपने ठीक है, ये आपत्तिजनक है। और अगर उत्तराखंड में इस परंपरा पर काम हो रहा है, इस नवोदित राज्य में इस तरीके से काम हो रहा है, तो सरकार को समझना चाहिए कि वो काम करना चाहते हैं या वो कोरी राजनीति कर रहे हैं। आरोप है कि शिषपाल भाई का भी आरोप है और अमरेंद्र बिष्ट जी का भी आरोप है कि भाई ऐसे जगहों पर क्यों नहीं बुलाया जाता है, विधायकों को बुलाया जाए, जो उनके विधायक वहां पर बैठे वो भी अपनी बातों को रखेंगे, सामने रखेंगे और बताएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वहां पर तो बुलाया नहीं जा रहा है। देखिए, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है, उन्हें बुलाया नहीं गया या वह आए नहीं, इस विषय का मुझे नहीं पता है कि क्या है। लेकिन सवाल उठता ये है कि विधानसभा सबसे बड़ा सदन है जहाँ जनता की आवाज को और जनता के कानून को और जनता के लिए नीति बनाने का कार्य होता है। उस पे कैसे कार्य किया जाएगा, उस नीति पे, उस पे विचार होता है, उस पे बहस होती है, उस पे चर्चा होती है। आप मुझे बता दीजिए, पिछले एक लंबे समय से सदन की बैठक में किस विषय को लेकर चर्चा हुई है, किस बात को लेकर चर्चा हुई है कि जनता के हित में? चर्चा क्या होती है कि राहुल गांधी जी के ऊपर सीबीआई ने छापा क्यों मार दिया। चर्चा होती है मनीष सिसोदिया जी को जेल क्यों भेज दिया। चर्चा होती है ममता बनर्जी को के यहाँ ईडी ने छापा क्यों मार दिया। अरे भाई, ये ईडी ने का जनता से क्या लेना देना है? अगर मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगा के कानूनन रूप से कार्रवाई कर देगा तो क्या अदालतों में भरोसा नहीं है? भाई ठीक है, आज 4 दिन मुझे परेशान कर लोगे आप, 5वें दिन तो कोर्ट मेरे देखेगी ना, साक्ष्य के लेकर आओ भाई, इसे पकड़ के आपने रखा है तो दिखाओ सही। तो चर्चा जब ऐसे विषय पे होगी तो आप इनकी गंभीरता को समझ सकते हैं। ये चैनल पे तो ये गंभीर बातें करते हैं, लेकिन जहां सदन हो, दिल्ली की लोकसभा में अभी पीछे 1 महीने पहले बजट सत्र में आपने देखा क्या हंगामा कटा, क्या हंगामा। ऐतिहासिक रूप से मुझे भी लगभग 25-26 साल राजनीतिक जीवन के हो गए और लंबे समय से मेरे को बड़ा अच्छा लगता था सदन की बैठक को देखना। मैं टीवी चैनलों के माध्यम से या अखबार के माध्यम से पढ़ते थे, गंभीर चर्चाओं के विषयों पे बातें होती थी, हल्की हल्की चुटकियां होती थी, लेकिन सदन को बिल्कुल बहिष्कृत कर देना, चले जाना उठ के, सदन को छोड़ देना। पार्टी के लोग लात घूंसे से बात कर रहे हैं, अब चुटकियां कहां ले रहे हैं? आपने देखा अभी दिल्ली में, वही तो मैं बता रहा हूं। देखिए, सबने देखा,
सबने किस देखा तरीके ये से आप दोनों आपकी पार्टी की एक विधायिका ने किस रेखा- प्रकार से हाँ, महिला नहीं, विधायकों आपकी- को आपकी मैं तो आपकी पार्टी की बात महिला कर रहा हूं। किस पार्षदों तरीके को से आगे करके किस अभद्रता तरीके किस तरह से एक किया, पुरुष तो पार्षद आपका को चेहरा जो है वो आपका सारी जो दुनिया चेहरा ने है देखा। उसको सारा देखिए, देश पिछले जान रहा है, 9-10 ना? महीने किस से तरीके से ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश जल्दी, की विधानसभा में आपने देखा किस तरीके देखिए की यहाँ- बातचीत, किस तरीके की राजनीतिक और भाषा की मर्यादा वहाँ देखी अमरिंदर जा जी रही है। अमरिंदर जी आप देखिए उस- चर्चा आप- बड़ी आप- सार्थक रूप से मैं वही कह रहा हूं, बात मैं कर रहे वहीं हैं। ठीक है पर ठीक है आ रहा हूं। अमृत भाई आ रहे है ना हैं मैं बड़ी सार्थक रूप से मैं चर्चा को उसी कर पर कह रहा रहा हूं। हूँ। देखिए आप सुन कह रहे नहीं, मैं एक मैं सवाल- एक आपसे सवाल। सिर्फ 2 सवाल पूछना चाह रहा नहीं, मैं मेरा आप- एक सवाल सुनो, ले लीजिए। मैं- आप मेरा- कह रहे हैं मैं सवाल आपका जवाब आप दूंगा, कह रहे हैं कि लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में विपक्ष ने कुछ काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं हम तो विपक्ष में नहीं है, चलिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सदन के अंदर और सड़क पे विपक्ष के जितने भी दल हैं उन्होंने एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि रोजगार वाले मामले में, नौकरियों के लीक वाले मामले में और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई करा दो, ये अनुरोध किया सरकार से। तो जब क्यों नहीं माने सरकार ने, और जब सरकार नहीं मानेगी तो आप कहेंगे कि हम सुनने को तैयार देखिए, ये हैं। झूठ आप बोलने का- अमरेंद्र भाई आप सरकार तो सुनने मान को- रही है ना देखिए, कहाँ मान मनीष रही जी, है? मुझे कहाँ मुझे- मान रही है? मुझे नहीं, वो 20 कह रहे सेकंड- कैलेंडर पूरा होने नहीं, दीजिए, नहीं, पूरा मनीष जी, कैलेंडर मुझे होने नहीं, 20 सेकंड। कैलेंडर- देखिए, झूठ किस तरीके से बोलते नहीं नहीं, हैं, मैं कैसे आपका- झूठ कहां से आ भाई, गया? आप ये बोल दीजिए। 20 ठीक है सवाल मैंने आपसे सवाल लिया, पूछा, जवाब तो ले लीजिए। जवाब ठीक है लीजिए। अमृत भाई जवाब दिए जल्दी से देखिए जल्दी से। हाँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने सीबीआई की डिमांड रखी और सीबीआई की डिमांड को लेके इनके उपनेता विपक्ष हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने क्या जवाब दिया? अरे हाईकोर्ट- रविंद्र सुन जी, लीजिए, हाईकोर्ट ने आप- कब कहा कि आप सीबीआई सुन लीजिए, जांच आप मत लोगों को कराइए? बरगलाइए। स्टेट नहीं, गवर्नमेंट तो का आपको ये फैसला है। बताना होगा। अच्छा, सरकार इस दिल्ली पर में फैसला सीबीआई लेगी। नहीं, नहीं, हाईकोर्ट नहीं, का कोई ऐसा फैसला नहीं है कि आप सीबीआई जांच मत कराइए। पहली बात आप ये उत्तराखंड बताइए। की 2 जनता महीने, सीबीआई 10 जांच की महीने डिमांड से कर रही है। रविंद्र आपके भाई, हेल्थ उत्तराखंड की मिनिस्टर रविंद्र भाई, शक्ति जेल चाहती में है है। कि बेटी रविंद्र भाई, अंकिता एक भंडारी बात के मामले बताइए। में ठीक है। DIP का नाम ठीक है DIP का एक नाम मिनट चेहरा शिवपाल भाई उजागर होना शिवपाल भाई आप ही चाहिए। के पास आते हैं शिवपाल भाई शिवपाल भाई एक रविंद्र भाई एक कौन मिनट तय करेगा? ठीक है अमृत भाई ठीक कौन है करेगा ठीक है कि एजेंसी शिवपाल भाई सुन रही है? शिवपाल भाई सवाल ये है कि आप लोगों ने मुद्दा सेट कर रखा है, जैसा करण महारा भी कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ, अंकिता हत्याकांड हुआ और भी और पेपर लीक मामला है, इसको उठाएंगे आप लोग सदन के अंदर। ये आपकी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, आप लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग ये मामला उठाएंगे। चलिए अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि भाई हमारे विधायकों को समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया जा रहा, ये भी बात आपकी ठीक है, चलिए। लेकिन सर सवाल ये भी उठता है कि आप लोगों ने 3-4 चीजें बता दी कि हम सदन के अंदर मुद्दे उठाएंगे, तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन आपके ही किसी विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बोला कि यार देखो मेरे यहाँ पे नाली या फिर रोड या फिर सड़क खराब है, इसको बनवाने का हमको उठाना पड़ेगा मुद्दा। इसी को नहीं, सुनिए मेरी बात, और जितनी हम लोग को जानकारी है उतना यह है कि आप लोग इसको लेकर अंकिता हत्याकांड और इन सबको लेकर बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे, इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। तो मतलब ये जो मेन मुद्दे हैं ये कहीं गौड़ नहीं हो जाएंगे शिवपाल भाई? सवाल ये है। अरे मनीष जी जो विधानसभा के विकास कार्यों के प्रस्ताव होते हैं वो डीएम को दिए जाते हैं भाई, और वहां के विधायक अपने अपने क्षेत्र के डीएमओ के आप देख लीजिए, विपक्ष के जो है जो प्रस्ताव हैं उनकी फाइलें कितनी धूल भाग रही हैं, कहां सरकार गंभीरता से सुन रही है। और ये कोई कांग्रेस के विधायक आरोप नहीं लगा रहे हैं, पुरोला के विधायक हैं, कांग्रेस के नहीं है, भाजपा के हैं दुर्गेश लाल जी, वो खुले तौर पर आरोप लगा चुके हैं कि स्थानीय प्रशासन उनके सुझाव पर काम नहीं कर रहा है, जो है विकास के जो प्रस्ताव जा रहे हैं उस पर जो है काम नहीं कर रहा है। केदारनाथ की विधायक है, वो भाजपा की है शैला रानी रावत, एक मंत्री के कार्यक्रम में खुले तौर पर जो है विरोध जता चुकी है कि स्थानीय प्रशासन विकास के कामों पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है और जो है फाइलें जो है धूल फाक रही है। आप छोड़िए, चलिए विधायकों को, यहाँ के परिवहन मंत्री हैं चरण रामदास, जब किराया भाड़ा परिवहन भाड़ा बढ़ाने का फैसला किया ब्यूरोक्रेसी ने, तो परिवहन मंत्री ने कहा मुझे जानकारी नहीं, इस पे तो मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी ने मंत्री या मुख्यमंत्री की सुनी? आज बढ़ा हुआ किराया पूरा प्रदेश की जनता दे रही है। किस प्रकार यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बैठक में खुलेआम जो है प्रमुख सचिव स्तर के लोग लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो आपका ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण नहीं है, और विपक्ष के विधायकों को छोड़िए, आप सत्ता पक्ष के विधायकों तक के प्रस्तावों पर काम नहीं कर रहे हैं।
तो कौन है यहाँ सुनने वाला? यहाँ सरकार शासन कैसा चल रहा है इसकी कलई आज जनता भली भांति जान चुकी है। और जब कांग्रेस पार्टी का प्रदेश स्तर से कार्यक्रम होगा, धरना घेराव होगा, तो प्रदेश स्तर के मुद्दों पर होता है, वो विधानसभा के मुद्दों पर नहीं होता है। विधानसभा के मुद्दों पर हमारे विधायक सक्षम है, विधानसभा क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, वहां के जिला प्रशासन से बिल्कुल दो हाथ रात दिन कर रहे हैं और लड़ झगड़ के अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक क्यों रो रहे हैं भैया? तो इस बारे में भी समीक्षा कर लीजिए। प्रदेश की जनता के सामने चंद की खबरें आ रही है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज तो हैवीवेट मंत्री है, वो लगातार कह रहे हैं कि अधिकारियों के एसीआर लिखने की पावर मंत्री को मिलनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। उनके तो बेचारे विभाग में पीडब्ल्यूडी में उनके अनुमति के बिना, उनके हस्ताक्षर के बिना एचओडी बन जाता है आदमी। तो ये तमाम चीजें हैं। आज पूरे देश में उत्तराखंड की नाक कट रही है, ब्यूरोक्रेसी लगातार मनमानी कर रही है। आप कह रहे हैं कि जो है विधायक विधानसभा क्षेत्रों के मामले नहीं उठा रहे, यहाँ सुनने वाला कौन है आप बताइए? और मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, उसमें विधायक विपक्ष के विधायकों से परहेज कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे समीक्षा होगी? कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा? तब विपक्ष क्यों आरोप नहीं लगाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का गला घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार जब इस प्रकार के काम करेगी, ठीक है रविंद्र भाई जवाब दीजिए। लगातार आप देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं रविंद्र भाई, बड़ा मुद्दा। हाँ ठीक है, जल्दी से। हाँ मनीष जी देखिए, पेपर लीक प्रकरण में लगातार बेरोजगार कह रहे हैं कि पारदर्शी परीक्षा करिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नकल विरोधी कानून आ गया, पारदर्शी परीक्षा हो गई। कल ही कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई है, ABCD 4 सेट दिए गए और चारों सेटों में एक भी क्रम नहीं बदला हुआ, सारे क्वेश्चन वही है। तो बताइए ये किस प्रकार की पारदर्शिता है? अरे आपकी ब्यूरोक्रेसी सोई हुई है, उस आयोग के अध्यक्ष पर आपने कार्रवाई करना क्यों उचित नहीं समझा? ठीक है, अब जवाब भी ले लेते हैं रविंद्र यहाँ भाई। पर लाल फीता शाही को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि लाल फीता शाही काफी हावी है और इसको लेकर कभी कभार उनको फटकार भी लगाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो पदों पर बैठे लोग हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? विपक्ष का ये कहना है आप डांट फटकार कर एक बार शांत कर सकते हैं, 2 बार, लेकिन ये देखा जा रहा है लाल फीता शाही जो है वो काम लगातार खराब कर रहा है, यानी वो जानबूझकर काम कर रहा है इस तरह का, वो समझ रहा है। लेकिन क्यों लाल फीता शाही बार बार काम नहीं कर रहा है और बार बार सरकार के जो मंत्री हैं उनको डांटना पड़ रहा है, उनको फटकारना पड़ रहा है, फिर भी वो ढीले हैं? आखिर कब ये लोग मजबूत होंगे? क्योंकि जब ये मजबूत होंगे, जैसा कि अमरेंद्र भाई भी कह रहे थे कि जब अधिकारी मजबूत होंगे तभी योजनाएं सफल हो पाएंगी और वो योजनाएं सार्थक रूप से काम कर पाएंगी। जब अधिकारी ढीले पड़ जाएंगे तो ये कैसे काम होगा? ये सवाल उठ रहा है आप लोग पर। रविंद्र भाई। मनीष भाई बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन आप अभी 5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले अगर अपनी बात को अभी जो आपने शुरुआत करी थी, जब शीशपाल बिर्ज जी से पूछा, आपने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि उसने कहा ठीक है भाई, आप अंकिता भंडारी यूके SCC इन सब मुद्दों पे तो आप ठीक है कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, आप जनता से जुड़ा हुआ एक विधायक का वो बात बता दीजिए जिसने नाली का, सड़क का मुद्दे को लेके कहीं आवाज उठाई हो। इन्होंने उदाहरण क्या दिया? किसके उदाहरण दिए? दुर्गेश पाल, भारतीय जनता पार्टी, शैलेंद्र रानी रावत, भारतीय जनता पार्टी, चंदन रामदास, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं कई बार कह चुका हूं आपके चैनल पे, हम सत्ता में भी, पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं, जनता की आवाज भी हम उठाते हैं, जनता का काम भी हम कर रहे हैं। ये सिवाय भ्रम फैलाने के, झूठ बोलने, आप सुन लीजिए, देखिए ये झूठ, मैं आपके बीच में, मनीष भाई आप एक बार बताओ, आपने एक उदाहरण दिया हो, 19 विधायक हैं, 19 विधायक हैं, 19 विधायक के विधायक राजेंद्र भंडारी, शिवपाल भाई सुन लीजिए ना, आपने सवाल उठाए, अब जवाब नगर के विधायक, आप पूरी बात, शिवपाल भाई जवाब सरकार से आप पूरी बात मुख्यमंत्री ये ऐसे भी जैसी आईना दिखाओ इन्हें, जैसी आईना दिखाओ वैसी भी दग जाते हैं। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जैसी इन्हें सत्यता के आगे दर्शन कराओ, ये तुरंत भी दग जाएंगे। आप बताओ ना, आपसे मनीष भाई ने सवाल पूछा, एक विधायक का नाम बताओ, अब इसके पीछे कारण बता दो। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई, इसके पीछे
का एक कारण DM ऑफिस बताता पर हूं। बिल्कुल बैठी है विकास अनुपमा कार्यों के लिए रावत, अकेली बैठी DM विधानसभा को के समय नहीं है। अंदर, उसके पीछे DM एक के लिए आदमी समय नहीं गया। अरे बिल्कुल सत्य है। अब मैं इसके पीछे का कारण बताता हूं। इनका कोई भी विधायक इसलिए नहीं आगे आना चाहता कि अगर मैंने कोई बात उठा दी तो करण महारा मजबूत हो जाएगा, हमारे वो नाराज हो जाएंगे, चक्रोता के विधायक अरे रविंद्र वो जी, नाराज हो जाएंगे, आप हरीश अपने रावत जी दो नाराज हो पूर्व जाएंगे। मुख्यमंत्रियों वो को इसलिए त्रिवेंद्र बेचारा सिंह रावत चुपचाप और बैठा तीरथ हुआ, सिंह उसने रावत कहा जी को मुझे नहीं नहीं लेना समझा पा देना, रहे हैं। अगली वो बार पता लग रहा है लगातार टिकट कह कट रहे गई, हैं कि 20% मेरी और टिकट कट गई। 40% तो कमीशन भैया हर विभाग में चल रहा है। ये प्रीतम सिंह नाराज हो यही जाएगा, काम इसलिए आवाज यही नहीं बात तो उठाते। लगातार कांग्रेस पार्टी हरीश लंबे रावत समय से नाराज कह हो रही है कि जाएगा, भ्रष्टाचार इसलिए चरम आवाज चरम पर है। सवाल तो जो ये शिषपाल आप जी ना का था, विपक्षी सुन वो रहे हैं ना अपने आपसे पूर्व भी है। मुख्यमंत्री की देखिए, सुन रहे अभी हैं, जैसा कि आखिर अभी सुन शिषपाल किसकी भाई रहे गिनाए हैं? और तानाशाही रविंद्र भाई चल भी रही बोल है रहे हैं, भाई, जवाब दे रहे हैं कि देखिए तानाशाही इन्होंने चल रही जितने है गिनाए यहाँ। मेरे विधायकों के नाम गिनाए, और भाई मेरे विधायकों के नाम गिनाए, और हम ये खुद कह रहे हैं कि हम सत्ता में भी हैं विपक्ष में भी है, हमें अपने विधायकों को भी सुननी है। भाई हम नहीं हो सकता है वहां पर योजना ना पहुंची हो, विधायक वहां पर बैठ गए धरने पर, विधायक वहां पर आवाज उठा रहे, वहां पर सही बात है, अगर नहीं सुन रहा अधिकारी तो हमारे विधायक आवाज उठा रहे हैं, और अगर आवाज उठा रहे हैं तो क्या उस पर हम काम भी कर रहे हैं, सवाल ये है। लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं वो तो सवाल भी ना उठा रहे और ना ही कुछ ऐसा कर रहे कि हमें लगे कि चलो ठीक है भाई ये इनके क्षेत्र में कुछ कर रहे। मनीष जी ये गलत आरोप है भारतीय अरे जनता आरोप पार्टी क्या है? का। आपने नहीं, खुद शिषपाल सिद्ध भाई, किया, आ- शिषपाल आदेश भाई, चौहान, आपने अपनी जुबानी सिद्ध ममता किया। राकेश, आप अनुपमा ओ, रावत, मैं कह रहा हूं अनुपमा आपको रावत बता बैठी, दिया, अकेली राजेंद्र बैठी भंडारी, विधानसभा में, विक्रम सिंह ने वो की, लड़की लगातार अकेली बैठी, आवाज उसके उठा पीछे रहे एक हैं, आदमी नहीं गया। लगातार स्थानीय प्रशासन उन्होंने के कहा साथ अगर इसके दो पीछे हाथ खड़े कर हो रहे गए ये हैं। मजबूत आए हो दिन की जाएगी। कहानी लेकिन आज तक है। दिख नहीं रहा, आप भाई, आप विपक्ष जवाब के दीजिए। आप जी, विपक्ष सभी के लोग विधायकों की कहाँ सुन रहे हैं? आपका डीएम विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव कर रहा है, लाल और फीता ये शाही बात तो तो हावी हो तो विधानसभा किसी में के नहीं भी सुन उठी रहा है, जब आपके भी नहीं सुन शीतकालीन रहा सत्र था। है। लेकिन आप विधानसभा देहरादून के लिए में कुछ आदेश ऐसे चौहान पॉइंट्स तो उधम सिंह तैयार नगर होने में चाहिए शिषपाल भाई, सवाल ये भी है ना। उठा आप रहे हैं। अरे शिषपाल भाई कौन लाल सा फीता विधायक शाही है विपक्ष लाल, का हम जो ये सुनिए तो एक भेदभाव मिनट। के आरोप में ठीक लगा है, रहा है? लाल फीता शाही तो और वैसे भी सरकार है कि हावी मदद है, कर रही है। लाल आपका फीता शाही हावी है प्रशासन शिषपाल सत्ता के भाई। इशारे पर काम कर रहा ठीक है। है, ठीक है, भारतीय ठीक जनता है। पार्टी के संगठन जल्दी से क्लोजिंग के कमेंट इशारे है। पे काम हो रहे हैं, लेकिन अमरेंद्र भाई विपक्ष के ये बताइए विधायकों कि पे क्या नाम कोई है, सुनने लाल फीता वाला शाही नहीं तो है। हावी है, चलिए विपक्ष ठीक है, के लेकिन इन्होंने तैयारी क्या विधानसभा की? इन्होंने क्षेत्रों में 4 चीजों को भेदभाव हो लेकर रहा है। तैयारी की ये है, तो इसको लेकर पूरा लगातार सत्र लंबे निकल आरोप जाएगा, हैं। फिर आप और कहेंगे कि भाजपा हमारी इसमें भी बात जो है, सत्ता पक्ष ने आपदा में सुनी भी नहीं अवसर है। ढूंढ बात रही तो है। ये है इन्होंने अभी और तैयारी की ही नहीं है। चलिए जल्दी से सर। दो तरीके के सवाल आपने पूछे, हाँ। और क्योंकि शिषपाल भाई कंटिन्यूअसली बोल रहे थे तो फिर आपका दूसरा सवाल भी आ गया। मैं पहली बात, रविंद्र भाई ने जो तर्क दिया, उन्होंने तर्क रखा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नाम ले रहे हैं, और रविंद्र भाई का ये कहना है कि हम इस प्रदेश में पक्ष का काम भी कर रहे हैं और विपक्ष का काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने अपने विधायकों की सराहना भी की कि वो आवाज़ उठाते हैं, जो अपनी सरकार में आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जिन विधायकों के नाम लिए गए उन्होंने आवाज़ क्या उठाई? पुरोला के जिन विधायक का दुर्गेश लाल जी का जिक्र हुआ, उन्होंने ये कहा कि मेरे क्षेत्र में एक प्रभागीय वनाधिकारी को मंत्री का संरक्षण है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से लिप्त है। तो रविंद्र भाई को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका मतलब जो दुर्गेश लाल जी कह रहे हैं उनकी सरकार में उस तरीके का भ्रष्टाचार है। शैला रानी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि सरकार के जो अधिकारी हैं, वो सरकार में जो अधिकारी है वो उनकी सुनते नहीं, उनके फोन तक नहीं उठाते। यही बात सतपाल महाराज जी को लेकर के और ये अपने मंत्री जी को लेकर के, जिन्होंने परिवहन मंत्री जी को लेकर के। तो अब आप बताइए कि जहां मंत्रियों को ही अपने काम का पता नहीं है तो वहां पर वो सरकार कैसे चल रही हो, किसके भरोसे चल रही हो, जनहित के काम कैसे हो रहे होंगे? ठीक है शिषपाल भाई नहीं, इसके अलावा अभी आपके और भी सवाल आपने पूछे 5 सेकंड है सर, जल्दी से, है ना? समय कम है। हाँ, 5 सेकंड में जल्दी से। एक तो इससे समझ जाना चाहिए कि सरकार का आपस में कोई तालमेल है नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो नौकरशाही हावी है, तो सीधी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है अपने इस सरकार के भीतर कि किसी भी विधायक के काम नहीं होने हैं, सीधे जो बात होनी है सीधे डायरेक्ट हमसे बात होनी है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि विपक्ष के विधायकों को लेकर के, मैं तो ये चाहता हूं, बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पिछले अभी कुछ माह पहले, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के सभी विधायकों से और अपने भी विधायकों से, सभी विधायकों से 10-10 करोड़ की योजनाएं मांगी हैं।
और अभी इस सत्र में कोई विधायक सवाल लगा करके पूछ ले कि उनमें कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई, मैं दावे से कह सकता हूं कि ठीक है, 30% से ज्यादा योजनाएं शिषपाल भाई, स्वीकृत नहीं सवाल हुई ये है होंगी। कि 4-5 मुद्दे तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिए, ठीक है, मुद्दे हैं, अच्छी बात है, आप लोग उठाएंगे। लेकिन शिषपाल भाई, सवाल फिर से वही है कि क्या विधायकों के कई ऐसे मुद्दे अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना कि हाँ यहाँ पर ये कमी है और सरकार ने ये कमी पूरी नहीं की है, हम इस मुद्दे को भी लेकर जाएंगे। यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, हम पानी के मुद्दे को लेकर जाएंगे। यहाँ पर जल की नाली की निकासी नहीं है, हम इसके भी मुद्दे को लेकर जाएंगे। सर, इस तरह की बात ही नहीं है। मतलब जिन 4 मुद्दों पर आपको लग रहा है आपकी रोटी सिक सकती है, आप उस पर बिल्कुल से हो हल्ला करेंगे। जल्दी से शिषपाल भाई, 10 सेकंड। मनीष जी, हर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के विधायक संघर्ष कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे विद्युत की बढ़ी हुई बिजली दरें हो, आपको उस पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों का आंदोलन नहीं दिख रहा है। परिवहन भाड़े में बढ़ोतरी की गई, उस पर राष्ट्रीय विधायक संघर्ष कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में। सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, रोजगार का मुद्दा है, जो स्थानीय स्तर की अन्य समस्याएं, लगातार विपक्ष के विधायक जो है डीएम ऑफिस में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के ना सुने जाने की बात को उठा रहे हैं। यहाँ सुनने वाला कौन है? और अगर आप इस प्रकार की बात करेंगे कि साहब विपक्ष के विधायक नहीं उठा रहे हैं, तो आप डीएम ऑफिसों से रिपोर्ट ले सकते हैं कि विपक्ष के विधायकों के कितने प्रस्ताव आए हुए हैं, कितनी विकास योजनाओं के लिए वो साल ठीक है, रविंद्र भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से सर, 10 सेकंड, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। प्रशासन के दरवाजे देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जनता को सुझावों के साथ, जनता के चुने हुए विधायकों के साथ, वो कहीं ना कहीं एक दूरगामी हमारे इस प्रदेश को एक विकास के पथ पे और आगे लेकर जाने का काम करेगी। और किस प्रकार से इस प्रदेश की इनकम को और ज्यादा हम बढ़ा सकें, इस और काम करेगी। तो ये आने वाला बजट भी देखने लायक होगा। और मेरी इस चैनल के माध्यम से आपके सभी विपक्ष के जितने भी हमारे विधायकगण हैं, उनसे भी और पार्टी के प्रवक्ताओं से भी, कम से कम जब हमारी ऐसी सार्थक बात होती है तो उसमें अच्छे सुझाव के साथ, बहुत सारी चीजें हैं, आपने बहुत सारे मुद्दों पे हमारी टांग खींचते हो, आप भ्रम फैलाते हो, झूठ फैलाते हो, लेकिन अगर आप 1-2 सुझाव भी अच्छे दे देते तो मैं ये कह रहा हूं जनता जरूर आपको लेकर आश्वस्त होती कि जो है विपक्ष एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन कहीं दिखता नहीं है ना आपकी सार्थकता, ना आपकी पॉजिटिविटी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, बजट पेश होना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो लगातार संगठनों से बात कर रहे हैं कि कैसे बजट को और बेहतर बनाया जा सके। वहीं जो सत्ता पक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सुझाव आएंगे उस पर काम किया जाएगा। वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये सब एक दिखावा है और जब बजट पेश होगा उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा, सब कुछ साफ होगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।